Yes, all right. Let's begin. So yesterday in the extra class we were doing specific reactions. But since extra class काफी लोग नहीं आ रहे हैं, so today what we're going to discuss. First of all, I would have first started with specific reactions, but I think what we're going to start with today is tautomerism. एक छोटा सा टॉपिक है, खत्म हो जाएगा. So we'll discuss tautomerism. टॉटोमेरिज्म में देखो बाई फार जो आपका मोस्ट कॉमन टॉटोमेरिज्म है, ये आपको ऑलरेडी पता है, दैट इज योर कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. ऑब्वियसली देयर आर अदर टाइप्स ऑफ टॉटोमेरिज्म एज वेल. नहीं, सारे रिएक्शंस खत्म नहीं हुए हैं. वी विल कंटिन्यू विद रिएक्शंस आफ्टर टॉटोमेरिज्म. पहले हम ये खत्म करते हैं ना. टॉटोमेरिज्म में होता क्या है कि आपका कीटो फॉर्म जो है, दिस इज ऑब्वियसली अ कीटोन. ऑब्वियसली इट कुड हैव बीन एन एल्डिहाइड. आपका कीटो फॉर्म जो है, हाँ, ये हम चैप्टर में कंटिन्यू कर रहे हैं. ये आपका इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट है. दिस इज इन वाई बिकॉज अल्कीन एंड ऑल बिकॉज अल्कोहल. दिस इज योर कीटो. सो इस चीज को हम बोलते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. ओके, दिस इज कॉल्ड एज कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म. नाउ अब ये तो चलो यहाँ पर तो सिमेट्रिक था, तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है. बट अगर आपके पास कभी एसिमेट्रिक कंपाउंड हो जाए, तो इन दैट केस आपका टॉटोमेरिज्म जो है उसके काफी सारे पॉसिबिलिटीज बन जाते हैं. दैट इज, हो सकता है कि आपको ये वाला टॉटोमर मिले, okay? या फिर हो सकता है कि आपको ये वाला टॉटोमर मिले. इन दैट केस वी हैव टू चेक कि व्हाट इज आवर कंडीशंस गिवन, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ दोज कंडीशंस वी डिटरमाइन कि अच्छा मेरा यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा होने वाला है. ओके, यहाँ तक पहले आप लोग कॉपी कर लो. तो सबसे पहले लेट्स स्टार्ट विथ, अगर मेरे पास एसिडिक मीडियम है, या अगर मैं एसिडिक मीडियम में टॉटोमेरिज्म चेक कर रहा हूँ तो, okay, obviously for tautomerism we require alpha H. Alpha H is required. अगर alpha H present नहीं है, then there is no tautomerism. Okay? If no alpha H, then tautomerism does not take place. Doesn't take place. लिख लें यहाँ तक. ओके, अब देखो एसिडिक मीडियम में आप प्रोडक्ट कैसे प्रेडिक्ट करोगे. सो लेट्स से मेरे पास यही कंपाउंड है. नाउ एसिडिक मीडियम का मतलब क्या है, मेरे पास यहाँ पे H प्लस है. ऑब्वियसली H प्लस जाके किस पे अटैच होगा, H प्लस जाके ऑक्सीजन पे अटैच होगा. सो व्हाट विल दिस गिव मी, दिस विल गिव मी डबल बॉन्ड O. यहाँ पे आएगा H, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट. नाउ दिस डबल बॉन्ड विल शिफ्ट टू दिस पोजीशन. ये देखो क्या बनाएगा, ये आपका बनाएगा OH, एंड यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज. ओके, नाउ आई हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू एल्कीन. ओके, नाउ अगर पॉजिटिव चार्ज मेरा यहाँ पर है, तो आई सी टू पॉसिबिलिटीज फॉर एल्कीन. फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज ऑब्वियसली कि मेरा डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे हो. सेकेंड पॉसिबिलिटी इज कि मेरा डबल बॉन्ड ऑब्वियसली इस पोजीशन पे हो. ओके, नाउ इन दिस केस इट इज वेरी ऑब्वियस टू सी कि वो वाला एल्कीन फॉर्म होना चाहिए जो कि ज्यादा स्टेबल है. ओके, सो बिटवीन ए एंड बी एसिडिक मीडियम में कौन सा फिनॉल हमेशा बनेगा, करेक्ट, एसिडिक मीडियम में आपका ये वाला फॉर्म होगा. ओके, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम बी इज फॉर्म. ओके, यहाँ पे आप चाहे तो लिख सकते हो लेस स्टेबल, हेंस नॉट फाउंड. ओके, या तो आप इसको नॉट फाउंड बोलोगे, या तो आप ऐसे समझोगे कि अच्छा ठीक है, दिस इज अ वेरी माइनर प्रोडक्ट. इज दैट क्लियर. एंड इस पूरे प्रोसेस का आरडीएस जो है, आरडीएस इज ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड. ओके, ब्रेकिंग ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर आरडीएस है, तो देखो
अगर मैं इसको स्टेप 1 बोलूं, अगर मैं इसको स्टेप 2 बोलूं, एंड अगर मैं इसको स्टेप 3 बोलूं. ओके, नाउ फर्स्ट स्टेप में क्या कोई सिग्मा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? फर्स्ट स्टेप में व्हाट इज हैपनिंग? इट इज एक्चुअली अ बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस. ओके, सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में क्या हो रहा है? यहाँ पर तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है. ओके, सेकेंड स्टेप में इट इज एक्चुअली अ पाई बॉन्ड दैट इज ब्रेकिंग. बट थर्ड स्टेप में एल्कीन बनने के लिए या तो यहाँ से एक एच जाएगा, ओके, या तो यहाँ से एक एच जाएगा. ओके, so the third step is your rate determining step. This step is your RDS. Is this clear? Okay, obviously RDS also depends on stability of alkene. जितना ज्यादा स्टेबल मेरा alkene, उतना ही फास्टर मेरा reaction. Step 3 is RDS. Step 2 में तो पाई बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ना, देखो. और स्टेप 2 टेक्निकली तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है. Okay, this is technically a resonance structure. कंप्लीट हुआ क्या? So this is in acidic medium. बट यहीं पे सपोज करो अगर आपके पास बेसिक मीडियम होता, यहीं पे अगर आपके पास बेसिक मीडियम होता, तो यानी कि देखो मेरे पास यहाँ पे OH माइनस अटैक कर रहा होता. ओके, ना OH माइनस इज अ बेस, तो ये क्या करेगा? ये H प्लस निकालेगा. ओके, so it can remove an H plus from this position or it can remove an H plus from this position. Obviously OH minus H plus कहाँ से निकालेगा? क्योंकि H plus निकालने से क्या होगा? एक नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा. दिस इज A, दिस इज B. ओके, कौन सा डिग्री का कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होता है? 1 डिग्री कार्ब एनायन ज्यादा स्टेबल होगा. तो यहाँ पर आप 1 डिग्री कार्ब एनायन फॉर्म करोगे, लेकिन यहाँ पर तो 2 डिग्री कार्ब एनायन फॉर्म होगा. यानी कि OH माइनस इस H को एक्सट्रैक्ट करेगा. यानी कि यहाँ पर आपका क्या बनेगा? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कार्ब एनायन बनेगा. ओके, देन व्हाट हैपेंस? इट शोज रेजोनेंस. ओके, तो ये देखो क्या बनाएगा. यहाँ पे आपका आ जाएगा O माइनस, यहाँ पे आपका आ गया डबल बॉन्ड. एंड देन ऑफ कोर्स ये चीज H2O में से एक H निकालेगा. ओके, तो आपके पास देखो क्या बन जाएगा. यहाँ पे आपका बन गया OH डबल बॉन्ड प्लस OH माइनस. ओके, तो एक OH माइनस कंज्यूम हुआ, एक OH माइनस प्रोड्यूस हुआ. इज दैट क्लियर? कौन से मीडियम में कैसा टाइप का इनॉल बनेगा? ओके, सो बेसिक मीडियम में आपका RDS इज स्टेबिलिटी ऑफ एनायन. स्टेबिलिटी ऑफ एनायन. कॉपी कर लो. सो यू शुड ऑलवेज लुक एट ऑल दी पॉसिबिलिटीज एंड देन उसमें सोचो कि अच्छा कौन सा वाला बेस्ट ऑप्शन होगा. यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. ये वाला आप ट्राई करो. सो अगर सपोज करो मैं आपको ये कंपाउंड दे रहा हूँ. ओके, this is obviously the keto form. Okay, write its enol form in acidic medium and in basic medium. Try करो एक बार. ट्राई करो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा. हो गया? आपको मैकेनिज्म लिखना है तो आप लिख सकते हो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट. आप सिर्फ ये देखो क्या चीज इंपॉर्टेंट है. एसिडिक मीडियम में द क्राइटेरिया दैट वाज इंपॉर्टेंट इज मोर स्टेबल एल्कीन. ओके,
बेसिक मीडियम में द इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया वाज मोर स्टेबल कार्ब एनायन। आप उसके हिसाब से डिटरमाइन करें। हो गया। हो गया, देखो चेक करते हैं सिंपल सा है। लेट्स फर्स्ट ड्रॉ बोथ दी पॉसिबिलिटी। चलो हम एक बार दोनों पॉसिबिलिटी बना ही लेते हैं। ओके, सो फर्स्ट वाले केस में देखो क्या पॉसिबिलिटी आएगा। एक तो मेरा ये पॉसिबिलिटी है एंड दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरा ये पॉसिबिलिटी है। ओके, इन एसिडिक मीडियम द इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इज मोर स्टेबल एल्कीन। सो बिटवीन ए एंड बी ऑब्वियसली विच इज द मोर स्टेबल एल्कीन है। ओके, बी वाला मेरा ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। समझ में आ रहा है? Okay. And in case of basic medium, it is important that I check out where the negative charge is going to be present. So या तो नेगेटिव चार्ज मेरा इस पोजीशन पे आ सकता है या तो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे आ सकता है। दिस इज 2 डिग्री, दिस इज 3 डिग्री। तो नेगेटिव चार्ज एक्चुअल में हमेशा कहाँ पर आएगा? ऑब्वियसली 2 डिग्री पे आएगा। यानी कि यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है? यहाँ पर मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? जी चलो। Okay, but obviously you always have to look at the question properly. बेसिकली सपोज में अगर मैं आपको ये कंपाउंड दूं, okay, बताओ इसका इनॉल फॉर्म इन एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। कार्ब एनाइन, यहाँ पे आप नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखते हो। ओके, या कार्ब एनाइन का आप स्टेबिलिटी देखते हो। क्या आएगा इसमें बताओ? ये वाला ट्राई करो एंड एक और भी चलो मैं देखो, वो वाला भी ट्राई करो। दोनों ट्राई करो। चेक करें। चले, सो देखो लेट्स फर्स्ट ड्रॉ ऑल दी पॉसिबिलिटीज। अगर मेरे पास यहाँ पे H प्लस है, यानी कि माई पॉसिबिलिटीज आर, एक तो मेरा डबल बॉन्ड इस पोजिशन पे आएगा। ओके, एंड दूसरा केस में मेरा डबल बॉन्ड जो है वो इस पोजिशन पे आएगा। ओके, ऑब्वियसली बिटवीन ए एंड बी, फर्स्ट एंड सेकंड कौन सा वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है? ऑब्वियसली सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल एल्कीन है। तो ये वाला प्रोडक्ट आपका फॉर्म नहीं होगा। ओके, इंस्टेड इज गोइंग टू बी दिस प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग टू फॉर्म। वाई इज दिस ऑल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल? क्योंकि पहली बात तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन तो ज्यादा है ही, इन एडिशन यहाँ पे आपका कॉन्जुगेशन भी है, विद कॉन्जुगेशन बीइंग दी मोर इंपॉर्टेंट रीजन। नाउ अब OH माइनस के केस में देखो मुझे कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी चेक करना है। ओके, सो इफ आई ड्रॉ अ नेगेटिव चार्ज हियर एंड इफ आई ड्रॉ अ नेगेटिव चार्ज हियर, ओके, दिस इज लेफ्ट साइड, दिस इज राइट साइड, which is going to be more stable। यहाँ पर आपका राइट साइड वाला नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। व्हाई? ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ कॉन्जुगेशन और बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई का कॉन्जुगेशन है, राइट? तो यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा। यहाँ पर भी आपका प्रोडक्ट जो है वो सेम ही आएगा, दैट इज दिस। ओके, नेक्स्ट वाला बात।
कंप्लीट हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट वाले में देखो सेम चीज, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करूँ एंड अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करूँ, ऑब्वियसली कौन सा वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। ओके, सो आपका फर्स्ट केस में प्रोडक्ट जो आएगा दैट विल बी दिस। फर्स्ट केस में आपका प्रोडक्ट ये आएगा। सेकंड केस में देखो मुझे नेगेटिव चार्ज देखना है, नेगेटिव चार्ज का स्टेबिलिटी देखना है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। ओके, नाउ दिस इज सेकंड डिग्री, दिस इज थर्ड डिग्री, बट फिर भी इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल आएगा? ओके, इसमें से फिर भी थर्ड डिग्री वाला ही ज्यादा स्टेबल आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगेन ये चीज कॉन्जुगेशन में है। ओके, तो यहाँ पर भी देखो आपका अगेन सेम प्रोडक्ट आएगा as this one. Okay, is that clear? So you always need to check for all the possibilities. Is it done? Done. All right. Now इसी में कंटिन्यू करते हुए, the most common type of questions that is asked to you in keto enol is enol content. Okay, is enol content. enol content का मतलब क्या है कि अगर मैंने सपोज करो एक कीटो फॉर्म को एक वेसल में डाला, ओके, लेट्स से दैट आई हैव पुट एसीटोन इन अ वेसल। ओके, नाउ दिस इज अ कीटो फॉर्म, तो ये चीज टॉटोमेरिज्म शो करके इनॉल फॉर्म में भी जाएगा। ओके, सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने ये 100 मॉलिक्यूल्स लिया है। ओके, फॉर एग्जांपल आई हैव टेकन 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ दिस एंड लेट्स से इसमें से 20 मॉलिक्यूल्स टॉटोमराइज कर जाते हैं, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? ये 20 आ जाएगा। ओके, सो दैट इज व्हाट इज इनॉल कंटेंट। इनॉल कंटेंट इज कितना अमाउंट ऑफ इनॉल प्रेजेंट है, एज सिंपल एज दैट। नाउ इनॉल कंटेंट पे आपको टिपिकल क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं कि विच हैज ग्रेटर इनॉल कंटेंट, which has greater enol content. Okay, which has greater enol content का मतलब क्या हुआ कि लेट्स से मेरे पास A का कीटो फॉर्म है एंड B का कीटो फॉर्म है। ओके, लेट्स से मेरे पास A का कीटो फॉर्म है, B का कीटो फॉर्म है, मैंने दोनों ही 100 मॉलिक्यूल्स लिए। लेट्स से कि A का इनॉल फॉर्म इज A डैश, B का इनॉल फॉर्म इज B डैश। ओके, नाउ लेट्स से कि A डैश जो है वो 40 फॉर्म होता है, B डैश जो है लेट्स से वो 30 फॉर्म होता है। ओके, इनिशियली बोथ A एंड B वर टेकन एज 100। ओके, दीज आर ऑल कीटो फॉर्म्स। फिर आपने इनॉल फॉर्म किया, A का इनॉल फॉर्म A डैश व्हिच इज 40 मॉलिक्यूल्स हैव बीन फॉर्म्ड, B का इनॉल फॉर्म इज B डैश जिसके कि 30 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए। तो ऑब्वियसली किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? ओके, ऑब्वियसली आप बोलोगे या तो A या तो A डैश का इनॉल कंटेंट जो है वो ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू B। ओके, सो ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड इज whichever will exist in greater quantity, will have more enol content. Okay, अब देखो आपको एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, कि सपोज करो अगर मैं आपको देता हूं, फर्स्ट कंपाउंड इज दिस, सेकेंड कंपाउंड इज दिस, ओके, एंड थर्ड कंपाउंड इज दिस। ओके, एंड आपको ये पूछा जा रहा है कि अच्छा ठीक है A B C में से किसका इनॉल कंटेंट ग्रेटेस्ट होगा, या आपको इसको इनॉल कंटेंट के हिसाब से अरेंज करना है। ओके, सो व्हाट वी शुड डू इन दिस केस इज फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इनॉल में कन्वर्ट कर लो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको इनॉल में कन्वर्ट कर लो। तो अगर मैं इन तीनों को इनॉल में कन्वर्ट करूंगा तो फर्स्ट वाले का मेरा इनॉल क्या आएगा? फर्स्ट वाले का तो मेरा इनॉल सिमेट्रिक है, कहीं पर भी डालू डजंट मैटर, इससे मैंने यहाँ पे डाल दिया। ओके, सेकेंड वाले का जो मेरा इनॉल कंटेंट आएगा या जो इनॉल फॉर्म आएगा वो क्या आएगा? वो ये आएगा। ठीक है, एंड थर्ड वाले का जो इनॉल फॉर्म आएगा वो ये आएगा। ये सुनो, ओके, नाउ लुकिंग एट दीज थ्री स्ट्रक्चर्स, ओके, अब आप बताओ कि कहाँ पे, ओके, A B C कहाँ पे इनॉल कंटेंट मोस्ट स्टेबल है? ऑब्वियसली C वाले में मोस्ट स्टेबल है, फॉलोड बाय, ओके, फॉलोड बाय B वाले में,
फॉलोड बाय ए वाले में। तो नेचुरली मेरा इनॉल कंटेंट जो है वो ऑब्वियसली किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज डिपेंडिंग ऑन स्टेबिलिटी। ओके, आई कैन क्लियरली सी किसी मेरा मोस्ट स्टेबल है तो ऑब्वियसली उसका इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होगा। ए जो है मेरा लीस्ट स्टेबल है तो इसलिए इसका इनॉल कंटेंट जो है वो मिनिमम होगा, यानी कि इन दिस केस माय इनॉल कंटेंट will follow the order of C, B, A. Is that clear? कंप्लीट कर लो इसको। आप इनॉल कंटेंट कैसे डिटरमाइन करोगे? वेरी सिंपली बाय स्टेबिलिटी। जहां पे स्टेबिलिटी ज्यादा, जहां पे इनॉल का स्टेबिलिटी ज्यादा, वहां पे इनॉल का कंटेंट ज्यादा। लेट्स टेक फॉर एग्जांपल्स, तब आपको और भी क्लियर हो जाएगा। ये वाला एग्जांपल कंप्लीट हो गया। ओके, लेट्स चेक आउट अनदर एग्जांपल, एग्जांपल 2। लेट्स से मैंने आपको कुछ ऐसा कंपाउंड दिया। ओके, ए बी, ठीक है चलेगा। ओके, बताओ किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा? सी का, सी तो एरोमेटिक बन गया ना। देखो सी अगर मैं इस पे ध्यान दूं तो ये तो एरोमेटिक बन गया। तो अब इसका तो पाई बॉन्ड कोई हालत में ब्रेक नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो कोई हालत में वापस से कीटो फॉर्म में नहीं जाने वाला। ऑलराइट, इन दोनों में मुझे बताओ। ओके, सो वेरी ऑब्वियस, यहाँ पे आपका किसका इनॉल कंटेंट देखो। चलो दोनों का कीटो फॉर्म, सॉरी मैं दोनों का पहले इनॉल फॉर्म बना देता हूँ। तो इसका इनॉल फॉर्म क्या आएगा? इसका इनॉल फॉर्म ऑब्वियसली ये आएगा, इसका इनॉल फॉर्म ये आएगा, एंड इसका इनॉल फॉर्म आप कुछ भी बनाओ, क्या फर्क पड़ता है, सिमेट्रिक ही है। लेट्स से मैं ये बना दिया। ओके, ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल इसमें से कौन सा है? ये वाला ज्यादा स्टेबल है। ओके, व्हाई? बिकॉज देयर इज कॉन्जुगेशन। सो इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। ओके, यहाँ पे बताओ। थर्ड वाले में बताओ। ऑलराइट, सो पहले हम इसका इनॉल फॉर्म बना लेते हैं, तब देखो आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाता हूँ तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा। ओके, एंड अगर मैं इसका इनॉल फॉर्म बनाता हूँ तो ऐसा बनेगा। ओके, देखो चेक करो, ऐसा बनेगा। ओके, सो आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर स्टेबल? आउट ऑफ ए एंड बी विच इज मोर स्टेबल? कुछ लोग बोल रहे हैं ए, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। ओके, यहाँ पर देखो आपको क्या समझना है। हालांकि आपको यहाँ पे पाई सिग्मा पाई आपको यहाँ पे कॉन्जुगेशन दिख रहा है, बट दिस इज एक्चुअली एंटी एरोमेटिक। एंड एंटी एरोमेटिक क्या होता है? हाईली अनस्टेबल होता है, दे विल नेवर एग्जिस्ट। ओके, दिस इज एंटी एरोमेटिक, यानी ये तो कभी भी फॉर्म नहीं होगा। तो यानी कि इसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, यानी कि सेकंड वाले का इनॉल कंटेंट ज्यादा आएगा। इज दैट क्लियर? लेट्स कंटिन्यू। ये सभी ने कॉपी कर लिया यहाँ तक? OH का लोन पेयर
नहीं, अब आप और OH को काउंट नहीं कर रहे। ओके, सो व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इनॉल कंटेंट, अब आप इसको और नहीं कर रहे, क्योंकि अगर OH का लोन पेयर पार्टिसिपेट करेगा तब तो वो वापस कीटो फॉर्म ही बन गया ना। ओके, तब तो वापस कीटो फॉर्म ही बन गया, तो उसका कोई पॉइंट नहीं हुआ। सो वी आर लुकिंग एट कि जो डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देखो इसके बाद जो डबल बॉन्ड फॉर्म हुआ है, क्या उसको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल रहा है या नहीं। ओके, तभी जाके आपका वो चीज इनॉल फॉर्म में रहेगा। Okay, we are checking if this double bond has some factor for extra stability, right? Now, last question का रीजन मतलब इसके पिछले वाले का कॉन्जुगेशन। यहाँ पर देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आने पे ये जिस कॉन्जुगेशन में था पाई सिग्मा पाई, whereas यहाँ पर तो ऐसा कोई रीजन नहीं है। लास्ट वाला मतलब ये वाला ना, हाँ ये वाला एंटी एरोमेटिक हो गया ना, दिस इज एंटी एरोमेटिक। Now let's try one more, and this is by far the most common. आपको हमेशा इसी पे ही क्वेश्चन आएगा। ट्राई करो। दिस इज अ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड वन, आप इसको बिट बाय बिट सॉल्व करो। वन, वन टू थ्री, अब इसको बिट बाय बिट सॉल्व। ऑटोमेटिज्म वैसे तो टॉपिक लास्ट है, बट इसके बाद वी हैव टू कंप्लीट सम रिएक्शंस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट खत्म। एक्टिव हिस्टीन से फर्क नहीं पड़ता है, ट्रू, ऑल ऑफ दीज आर एक्टिव हिस्टीन, बट हियर वी आर ओनली ट्राइंग टू फाइंड आउट कि किसका इनॉल कंटेंट ज्यादा है, दैट इज ऑल दैट वी आर। देखो चलो मैं आपको एक दो का हिंट बता देता हूँ। ओके, आई विल गिव यू वन और टू हिंट्स। चलो देखो, मैं आपको बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड का कंपैरिजन एक बार बता दे रहा हूँ। ओके, सो बिटवीन बिटवीन अच्छा चलो आप ये एक और चीज समझ लो, ऑल ऑफ दीज आर इन बेसिक मीडियम। ठीक है, ऑल ऑफ दिस आर इन बेसिक मीडियम। ओके, हो सकता है ये आपको ऑल ऑफ दीज आर इन बेसिक मीडियम। नाउ ध्यान दो, सो बेसिक मीडियम में अगर हम है, यानी कि फर्स्ट वाले का जो कार्ब एनायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, फर्स्ट वाले का कार्ब एनायन ऐसा बनेगा, एंड सेकंड वाले का जो कार्ब एनायन बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। ओके, ना ऑफ कोर्स आप ये चीज बोल सकते हो कि कार्ब एनायन यहाँ पे बनना चाहिए क्योंकि ये 1 डिग्री है, इंस्टेड ऑफ बीइंग हियर बिकॉज दिस इज 2 डिग्री, बट यहीं पर ही कार्ब एनायन बनेगा। रीजन बताओ, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस एम ग्रुप्स प्रेजेंट है। करेक्ट, यहाँ पे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जो है वो इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है एंड इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में है, वेयर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो सिर्फ इसके साथ कॉन्जुगेशन होगा। ओके, so negative charge will not form here, it will actually form here. Okay,
Now, so let's look at the first structure and the second structure. Basic medium में हम कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी चेक करते हैं. Okay. Now, डायग्राम देखते हुए टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट स्ट्रक्चर एंड द सेकंड स्ट्रक्चर. डायग्राम देखते हुए करेक्ट, यहाँ पे एक CH3 पार्ट जो है वो एक्स्ट्रा है. ओके. नाउ CH3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है बिटवीन RH एंड I? CH3 का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ऑब्वियसली इट इज प्लस I. ओके, इट इज प्लस I. ओए, प्लस कहां से आ गया? CH3 इज प्लस I. ओके. नाउ प्लस I जो है वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करता है या डिस्टेबलाइज करता है? करेक्ट. ये जो प्लस I है ये तो नेगेटिव चार्ज को डिस्टेबलाइज करेगा. ओके. तो यानी कि बिटवीन 1 एंड 2 विच कार्ब एनायन इज मोर स्टेबल? ऑब्वियसली 1. ठीक है. तो यानी कि मैं 1 2 3 में तो इंस्टेंटली कंपैरिजन कर सकता हूं. ओके. ऑब्वियसली 1 बीइंग मोस्ट स्टेबल, 2 बीइंग लेस स्टेबल एंड 3 बीइंग इवन मोर अनस्टेबल. यस और नो? तो एटलीस्ट 1 2 3 का तो मेरा ऑर्डर आ गया. तो 1 2 3 का मेरा ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 मोर देन 2 मोर देन 3. पहले देखो इतना समझ में आया क्या? ओके. कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी, कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी एज वेल एज इनॉल कंटेंट, एज वेल एज इनॉल कंटेंट. पहले देखो इतना समझ में आएगा? नहीं, कार्ब एनायन एक ही जगह पे आएगा, दोनों जगह पे नहीं आएगा, एक ही जगह पे आएगा. ओके. क्योंकि अगर दो नेगेटिव चार्ज हो गया तब तो पॉसिबल ही नहीं है एक एक मॉलिक्यूल में दो नेगेटिव चार्ज. दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज हाईली अनस्टेबल. ओके. सो 1 2 3 में तो चलो हमने निकाल लिया. ओके. नाउ लेट्स फाइंड आउट बिटवीन 3 एंड 4. ओके. चलो अब हम 3 एंड 4 का निकालते हैं. अगर 3 एंड 4 का निकल गया तो ऑब्वियसली 3 4 5 का भी निकल जाएगा. ओके. लेट्स चेक बिटवीन 3 एंड 4. बट पहले 1 2 एंड 3 सभी को समझ में आया? Alright, so let's find out between 3 and 4. So 3 and 4 में देखो अगेन मेरा जो कार्ब एनायन फॉर्म होगा, यहाँ पे मेरा कार्ब एनायन फॉर्म होगा. दिस इज थर्ड वन, कार्ब एनायन ये फॉर्म होगा. एंड फोर्थ वन यहाँ पे ये कार्ब एनायन फॉर्म होगा. पहले देखो यहाँ तक समझ में आएगा? ओके. नाउ वी लुक एट स्टेबिलिटी फैक्टर्स. ओके. नाउ ये नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज्ड है किस वजह से? ये नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बिकॉज ऑफ दीज टू ग्रुप्स प्रेजेंट हियर. कैसा ना? Okay. Similarly, this negative charge would be stabilized because of these two groups present here. Okay. Now, what is the difference between this one or rather this compound and this compound? यहाँ पे मेरे पास CH3 था, इंस्टेड यहाँ पे मेरे पास OR है. Okay. Now, OR होने से प्रॉब्लम क्या है? Now, OR होने से देखो प्रॉब्लम क्या है कि ये ग्रुप एंड ये ग्रुप तो एज इट इज है. देयर इज नो चेंज हियर. ओके. बट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दिस OR, ओके, ये OR जो है वो तो इसके साथ कॉन्जुगेशन में है. ओके. एंड क्योंकि अब ये OR जो है वो इस डबल बॉन्ड O के साथ कॉन्जुगेशन में है, which means that this double bond O is now in less conjugation with this negative charge. Yes or no? Okay. पहले ये डबल बॉन्ड हो जो इसको कंप्लीट अटेंशन दे रहा था क्योंकि इसके पास और कोई भी नहीं था. ओके. बट नाउ दिस डबल बॉन्ड हो इज पेइंग अटेंशन और बीइंग इन रेजोनेंस विद दिस वन एज वेल एज दिस वन. ओके. तो यानी कि सेकंड कंपाउंड में इसका जो रेजोनेंस का इफेक्ट है वो इसके ऊपर क्या हो गया? ज्यादा या कम? बिकॉज नाउ इट हैज टू बी इन रेजोनेंस विद दिस वन एंड इन दिस वन. तो यानी कि इसका रेजोनेंस वाला इफेक्ट तो कम हो गया. तो यानी कि इसका स्टेबिलिटी भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा बिकॉज नाउ इट इज नॉट एबल टू पे एज मच अटेंशन एज पॉसिबल. यस और नो? ओके. सो अब यहाँ पे क्या हुआ? बिकॉज डबल बॉन्ड O is in conjugation with OR, its conjugation with negative charge has decreased. Okay, अच्छा, this is not 2, this is actually 4. This is 4. Okay. So अब आप बताओ between 3 and 4 कहाँ पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड है? ऑब्वियसली 3 वाले में ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, 4 वाले में कम स्टेबलाइज्ड है. तो अब अगर मैं फिफ्थ वाले को भी देखूं
तो 4 एंड 5 में अब ऑब्वियसली ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहेगा, बिटवीन 4 एंड 5। अगेन 4 वाला ज्यादा स्टेबल रहेगा, क्यों, क्योंकि फिफ्थ वाले में तो अब इस डबल बॉन्डो को ये वाला ओ आर भी डिस्टर्ब कर रहा है एंड ये वाला ओ आर भी डिस्टर्ब कर रहा है। ओके, सो अब देखो बिटवीन 3 4 5 मेरा ऑर्डर क्या रहेगा, 3 मोर देन 4 मोर देन 5। ओके, नाउ लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज पैटर्न्स, ओके, लुकिंग एट बोथ ऑफ दीज कॉन्जुगेशंस और रिजल्ट, मेरा ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, 1 2 3 4 5। ओके, ये आप चाहे तो डायरेक्टली याद भी रख सकते हो बिकॉज दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन। इफ यू वांट यू कैन डायरेक्टली मेमोराइज दिस एज वेल। नीचे इज इट क्लियर? ओके, यहाँ पे आपको एक और चीज क्या ध्यान में रखना है कि अगर इसमें से कोई भी स्ट्रक्चर दिया हुआ हो, कोई भी स्ट्रक्चर, मैं फॉर एग्जांपल थर्ड ले रहा हूँ, यू कैन बी गिवन एनी स्ट्रक्चर, बट फॉर एग्जांपल अगर मैं थर्ड वन ले रहा हूँ, तो इसका इनॉल फॉर्म किस तरह से एग्जिस्ट करेगा, ये कीटो फॉर्म हो, okay, इसका इनॉल फॉर्म जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। आई कैन डू एन इनॉल विद आइदर ऑफ दीस ऑक्सीजन, डजंट मैटर। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके साथ कर रहा हूँ, ठीक, तो इसका इनॉल फॉर्म जो है वो इस तरह से एग्जिस्ट करेगा। ओके, मेनी पीपल कंफ्यूज, मेनी पीपल गेट कंफ्यूज एंड वो क्या करते हैं कि वो दोनों का ही इनॉल फॉर्म शो करते हैं। दोनों का इनॉल फॉर्म जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, दोनों का इनॉल फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा। दोनों में से कोई सा भी एक इनॉल में कन्वर्ट होता है, दोनों डबल बॉन्ड में से कोई सा भी एक कन्वर्ट होता है, and it converts in such a way that it forms a hydrogen bonding because six membered ring। Okay, apart from that there is also pi sigma pi conjugation। आप यहाँ चाहे तो ये चीज बता सकते हैं। आप चाहे तो इसके आगे एक और लाइन भी लिख सकते हो। टिपिकली टिपिकली keto form is more stable, typically keto form is more stable, but depending on compound depending on compound, enol form may be more stable। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सपोज करो ये कंपाउंड दूं, ओके, इसका इनॉल फॉर्म जो है वो ये होगा। ओके, एंड सपोज करो मैं अगर आपको ये कंपाउंड दूं, इसका इनॉल फॉर्म जो है वो ये होगा। ओके, नाउ अब अगर मैं यहां पर देखूं तो ऑब्वियसली बिटवीन कीटो फॉर्म एंड इनॉल फॉर्म व्हिच वन इज मोर स्टेबल? ओके, ऑब्वियसली यहाँ पे इनॉल फॉर्म जो है वो आपका मोर स्टेबल आ रहा है। ओके, बट इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होने के लिए इट नीड्स सम रीजन। ओके, कि अच्छा यहाँ पे इनॉल फॉर्म में क्या हो रहा है कि मेरा कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक बन जा रहा है, मेरा कंपाउंड एरोमेटिक बन जा रहा है, व्हिच इज व्हाई हियर द इनॉल फॉर्म इज मोर स्टेबल। बट हियर देयर इज एज सच नो रीजन। ओके, यहाँ पे एज सच कोई रीजन नहीं है, तो हम टिपिकली क्या बोलेंगे कि आपका कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। ओके, नोट कर लो, keto form is more stable in general. If enol form is stable, then there has to be some reason। नोट कर लो। एग्जाम्पल टू में क्या हुआ, एच बॉन्डिंग सेम ही बात तो हुआ। एग्जाम्पल टू भी अगर आप लोगे तभी तो एक ही बात हुआ। नहीं, आप इसकी बात कर रहे हो क्या, आप इस वाले की बात कर रहे हो क्या, या इस वाले की बात कर रहे हो, अपर वन और लोअर वन?
हाँ, आप कोई सा भी स्ट्रक्चर ले लो, सब में एच बॉन्डिंग होगा ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल चलो मैं वन ले लेता हूँ। ओके, जैसे कि सपोज करो मैं वन ले लेता हूँ, तो वन के केस में भी देखो यही होगा। तो चाहे आप कुछ भी लो, सब में सेम है। इज इट डन? Now, ketoenol is not the only form of tautomerism. There are also multiple other forms of tautomerism. Okay, tautomerism by far most common जो है वो आपका ketoenol ही है. Okay, but there are also other forms of tautomerism. That is your nitro, acinitro, acinitro. Okay, then I think you have your cyanide, cyanide and isocyanide. Okay, इसके अलावा और भी दो चार फॉर्म है, आई डोंट रिमेम्बर दोस, बट दोज आर नॉट आल्सो कॉमन। ओके, बाई फॉर आपको कीटोनॉल ही हमेशा पूछा रहता है। मे बी कभी आपको नाइट्रो एसी नाइट्रो पूछ लेगा। ओके, कि अच्छा ये टॉटोमेरिज्म है क्या। नाइट्रो एसी नाइट्रो, ए सी आई नाइट्रो। ओके, सो बाई फॉर दिस इज मोस्ट कॉमन। लिख लिया? सो यहाँ पे खत्म होता है हमारा टॉटोमेरिज्म। Okay, here tautomerism ends. Now we were discussing miscellaneous reactions. हम उसी पे ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सभी ने कंप्लीट कर लिया? स्लाइटली अप। Done. All right. So miscellaneous reaction में, right. So miscellaneous reaction में the last part that we had discussed was Friedel-Crafts reaction, right? And Friedel-Crafts reaction में हमने क्या डिस्कस किया था कि भाई अगर आपके पास नॉर्मल बेंजीन है तब तो कोई इशू नहीं है, but if it has a group which is a Lewis base, okay, but if it has a group which is a Lewis base, then it has a problem, okay, and if it has a group which is a very strongly deactivated group, then also it has a problem, okay. So आपको हमेशा Friedel-Crafts में अपने ऑप्शंस जो है वो ढंग से देखने पड़ेंगे, and depending on your options you must choose your answer. Okay, Lewis base के केस में Friedel-Crafts reaction does not take place. Strongly deactivating group के केस में भी your Friedel-Crafts reaction does not take place, but you always have to look at your options. Okay, now continuing. So I think that was number 4. What's the number 3? This was number 4. All right. So we'll start with the 5th one. Okay. So we'll start with the 5th one. Now again we were discussing miscellaneous organic reactions. हम उसी में ही continue कर रहे हैं. So 5th one is of RMGX, Grignard reagent. Last line discuss करेंगे. कौन सा last line? ये वाला. ओके ओके ओके, चलो ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे बस मैंने क्या लिखा था, in presence of strongly deactivated group electrophilic aromatic substitution does not take place but nucleophilic substitution takes place. अलग देखो इसका मतलब क्या होता है कि अगर मेरे पास एक strongly deactivating group present है, okay, now with this is present some nucleophile, okay, with this is present some nucleophile. चलो पहले फर्स्ट लाइन डिस्कस कर लेते हैं, पहले फर्स्ट लाइन डिस्कस कर लेते हैं। Now, अगर ये एक स्ट्रांगली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या अगर ये स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो क्या होता है, यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। यस सर? ओके, एंड अगर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है तो एन इलेक्ट्रोफाइल व्हिच इज आल्सो पॉजिटिवली चार्ज, इज इट पॉसिबल फॉर द इलेक्ट्रोफाइल टू अटैक हियर? ऑब्वियसली इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज जो है वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके, बट यहीं पर ही अगर मेरे पास न्यूक्लियोफाइल हो जाए, ओके, तब ऑब्वियसली मेरा रिएक्शन क्या हो जाएगा, तब तो मेरा रिएक्शन और फास्टर हो जाएगा। यस और नो? इन दैट केस माय रिएक्शन टेक्स प्लेस इवन फास्टर। तो यहाँ पे वही है कि इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन जो है डज नॉट हैपन,
बट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है इट टेक्स प्लेस इजीली। क्लियर हुआ? So continuing, now the next reaction is of Grignard reagent with oxygen and water. Next reaction is reaction of Grignard reagent with oxygen and water. So ये वाला आपको बस directly याद रखना है. So when you have Grignard reagent, okay, and you react this with oxygen in the presence of water, it gives you ROH plus MgXOH. Okay, बस आपको memorize करते रहना. इसका देखो हमने एक और रिएक्शन भी कवर किया था. अगर आपके पास RMgX है प्लस CO2 इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर फॉलोड बाय H2O, तो यहाँ पे बताओ मेरा क्या प्रोडक्ट फॉर्म हुआ था. दिस वन आल्सो वी डिस्कस्ड. इट फॉर्म्स RCOOH प्लस MgXOH. ओके, नाउ फर्स्ट वाला रिएक्शन एक्चुअल में काम कहाँ पर आता है? फर्स्ट वाला रिएक्शन काम कहाँ पर आता है? जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको ये रिएक्शन दूं. ओके, इफ आई गिव यू दिस रिएक्शन, दैट इज यहाँ पे मैंने यूज किया Br2 FeBr3. ओके, नाउ दिस रिएक्शन इज बेसिकली हैलोजिनेशन. यहाँ पे मेरे पास हैलोजन है, यहाँ पे मेरे पास लुईस एसिड है. तो ये मुझे क्या देगा? ये मुझे देगा यहाँ पे ब्रोमीन एक ऐड करके. ओके, इफ आई यूज मैग्नीशियम हियर, तो ये क्या बन जाएगा? ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा. देखो पहले यहां तक समझ में आया क्या? ओके, एंड देन अब अगर इस पे मैं ऑक्सीजन एंड H2O यूज करूं, ओके, तो ध्यान दो यहाँ पे क्या बनेगा. जो RMgX है वो ROH में कन्वर्ट हो रहा है. RMgX इज कन्वर्टिंग टू ROH. तो यहाँ पर जो RMgX है वो जब ROH में कन्वर्ट होगा तो क्या कंपाउंड फॉर्म होगा बताओ? बस MgBr की जगह आप OH डाल दो तो क्या फॉर्म होगा? करेक्ट, यहाँ पे फिनॉल फॉर्म होगा. तो दिस हियर विल फॉर्म फिनॉल. Plus obviously MgBrOH, not that relevant. Copy कर लो. लिख लिया? लिख लिया? हेलो. Now the next one is reaction of O2. Reaction of O2 at third degree carbon. Reaction of O2 at third degree carbon. This is a very common question. Okay, by far इसका जो most common question हमेशा आपको मिलेगा, that is this one. Okay, this is called as, okay, now this is reacting with oxygen and heating. This is reacting with oxygen and heating and it gives you phenol plus acetone. Okay, मैं आपको बता रहा हूँ इसको हम यूज कैसे करते हैं, तो पहले आप ये लिख लो. लिख लिया सभी ने? हाँ, 6th नंबर. 6th नंबर. ना देखो यहाँ पे आपको समझना क्या है कि अगर मेरे पास एक थर्ड डिग्री कार्बन है, विच मींस दैट आई हैव कार्बन व्हिच इज अटैच्ड टू 3 ग्रुप्स. ओके, एंड इसके साथ अटैच्ड है एक और ऑक्सीजन. नाउ व्हेन दिस इज रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन एंड हीटिंग, ओके, यहाँ पे आपको क्या याद रखना है कि जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है, ओके, बिटवीन R1 R2 एंड R3,
जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि चलो R3 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज मैक्स फॉर एग्जांपल, ओके, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है वो बनाता है अल्कोहल, ओके, वो बनाता है अल्कोहल, प्लस बाकी दो जो है वो मिला के बनाते हैं कीटोन और एल्डिहाइड। नोट कर लो पहले आप, फिर मैं आपको पिछले वाले एग्जांपल में वापस से समझाता हूँ। मैकेनिज्म नॉट इम्पोर्टेंट, इंपॉर्टेंट होता है मैं आपको खुद ही बताता हूँ। ओके, नाउ यहाँ पर देखो, अगर मैं इसको फर्स्ट एग्जांपल में ही कंपेयर करूँ तो ये जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला जो कार्बन है दैट इज थर्ड डिग्री, इसके साथ कौन कौन से ग्रुप्स अटैच्ड है? मिथाइल, मिथाइल एंड फिनाइल, okay, so between alkyl groups and phenyl obviously which has greatest migratory aptitude, phenyl का migratory aptitude सबसे ज्यादा है, तो phenyl उठ के क्या बनाया? अल्कोहल बनाया, ओके, एंड बाकी जो है वो क्या बनाया? वो कीटोन। इज दैट क्लियर? लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ये वाला आप ट्राई करो। सपोज करो मैं आपको दे रहा हूँ कार्बन, आई हैव मिथाइल हियर, आई हैव इथाइल हियर, एंड आई हैव एन प्रोपाइल हियर, एन प्रोपाइल हियर, ओके, एंड आई हैव एन एच। यहाँ पे अब आप यूज करो ऑक्सीजन एंड हीट, बताओ यहाँ पे ऑब्वियसली किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है? एन प्रोपाइल का, एन प्रोपाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम है, तो यानी कि ये क्या बनाएगा? ये आपका बनाएगा एन प्रोपाइल अल्कोहल, दिस विल फॉर्म एन प्रोपाइल अल्कोहल, प्लस बाकी का जो है वो आपका बनाएगा कीटोन, सो मिथाइल, कार्बन, इथाइल, एंड यहाँ पे क्या रहेगा? डबल बॉन्ड। इज दैट क्लियर? Okay, we'll take one more example. Done? Done? All right. Now we'll take one more example. जैसे कि सपोज करो अगर आपको ये दिया जाए कार्बन अटैच्ड टू फिनाइल, okay, attached to phenyl with let's say phenyl with let's say OMe, and phenyl attached to NO2, okay, and hydrogen, same चीज, ये वाला आप try करो। Okay, so pretty simple. So out of 1, 2 and 3 which has greatest migratory aptitude, obviously 2 का migratory aptitude maximum रहेगा क्योंकि यहाँ पे एक प्लस एन ग्रुप अटैच्ड है, इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड मैक्सिमम हो जाएगा, सो दिस विल फॉर्म अल्कोहल, तो यहाँ पे आप पाएगा OMe, यहाँ पे आप पाएगा OH, प्लस बाकी का जो है वो आपका बनेगा कीटोन, सो कार्बन विद अ फिनाइल ग्रुप, कार्बन विद NO2 प्लस डबल बॉन्ड, ठीक, देखो चेक करो।
क्लियर हुआ सभी को? करेक्ट, जिसका ऑब्वियसली जिसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होगा वो एग्जिट कर जाएगा। क्लियर? सो दिस वन वाज नंबर 6। सभी ने कॉपी कर लिया? राइट, आपको ऑलरेडी बताया था ऑर्डर, हाइड्रोजन मोर देन फिनाइल मोर देन अल्काइल, ओके। एंड देन इस पे भी हमने क्या ऑर्डर डिस्कस किया था, हाइड्रोजन मोर देन ड्यूटेरियम मोर देन ट्रिटियम, ओके। फिर उसके बाद क्या था, फिनाइल विद प्लस एम ग्रुप्स, then phenyl with minus m groups, okay, then it was n propyl, then ethyl, then methyl। थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो। कॉपी कर लिया? सभी ने कॉपी कर लिया? राइट, ऑलराइट, सो दिस वाज नंबर 6। Number 7, I am not 100% sure of its spelling. It's Scottman or something like that. Scottman Bauman reaction, something like that. Bauman, Baumal reaction. ऐसा ही कुछ है, ऐसा ही कुछ है। So here what happens is, अगर मैं यहाँ पे OH यूज करूँ एंड अगर मैं Br2FeBr3 यूज करूँ, ओके, ये वाला एग्जांपल हमने ऑलरेडी पीछे देख लिया। ये रिएक्शन इफेक्टिवली करता क्या है, ये हैलोजिनेशन रिएक्शन है, ओके। नाउ अगर मैं OH देखूं तो OH का डायरेक्टिंग नेचर क्या है बताओ? OH का डायरेक्टिंग नेचर इज ऑर्थो पैरा, ओके। तो यानी कि मेरा यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके। दिस विल फॉर्म ऑर्थो प्रोडक्ट एज वेल एज दिस विल फॉर्म पैरा प्रोडक्ट, ओके। एंड यहाँ पे हम कोई क्लियर कट मेजोरिटी नहीं निकाल सकते हैं कि अच्छा कौन सा मेजर होना चाहिए। देयर इज नो रीजन और देयर इज नो नथिंग ऑब्वियस हियर विथ विच वी कैन से कि कौन सा यहाँ पे मेजर होना चाहिए। बट अगर सपोज करो कि मुझे पैरा प्रोडक्ट ही मेजर चाहिए, ओके, इफ वी वांट para as major, अगर आपको यही चाहिए तो हम क्या करते हैं, वी एड अ बल्की ग्रुप टू OH, ओके। एंड वो चीज देखो हम कैसे करते हैं, वी रिएक्ट दिस विथ CH3 BAUMANN, okay, with CH3COCl in the presence of anhydride CH3CO twice O, okay। देखो इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, आपको यहाँ पे इफेक्टिवली क्या समझना है कि यहाँ पे क्या होने वाला है, दिस OH इज गोइंग टू रिएक्ट विद दिस कंपाउंड और विद दिस कंपाउंड, ओके, डजंट मैटर, आप दोनों में से कुछ भी लो, रिजल्ट मेरा सेम ही आने वाला है। व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर इज दिस विल फॉर्म ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है वो यहां से है, बाकी का देखो कार्बन डबल बॉन्ड O CH3, ओके। ये पोर्शन कहां से आया है, ये पोर्शन यहां से आया है, देखो समझ में आया क्या? ओके, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, ओके। now obviously this is now a large group, this is now a bulky group, तो अब अगर मैं Br2FeBr3 यूज करूं तो अब मेरा जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, अब मेरा 99% केस में जो मेरा प्रोडक्ट आएगा that will be only para product, okay, this will be para as major, okay, or only product, ओके, पैरा एज मेजर और ओनली प्रोडक्ट। अब लेकिन भाई मेरे को तो फेनॉल वापस चाहिए, मेरे को तो यहाँ पे OH वापस चाहिए, सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू सिंपली हाइड्रोलाइज इट, ओके। आप सिंपली इसको हाइड्रोलाइज कर लो एंड यू विल गेट बैक योर ओरिजिनल फेनॉल, ओके, कॉपी कर लो।
इसके अलावा इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं मैं। दिस मेथड this method works for OH and NH2 group. This method works for OH and NH2 group. Okay, this can also be used. This can also be used to protect OH NH2 groups during reaction. Okay, that is, अगर आपको पैरा प्रोडक्ट चाहिए और आपके पास स्टार्टिंग रिएजेंट कुछ ऐसा है तो आप यहाँ पे ये वाला मेथड यूज कर सकते हो टू ऑब्टेन पैरा प्रोडक्ट। और अगर आप चाहते हो कि मेरा OH या NH2 जो है वो आफ्टर द रिएक्शन भी वैसे का वैसे ही रहे, if you do not want it to be affected, then we can first react it with this, okay, to protect it, reaction complete कर लो, okay, and then we can get back our alcohol or amine. देख लिया? हाउ टू गेट सेम चीज, हाइड्रोलिसिस, सेम चीज। अगर आपके पास सपोज करो यहाँ पे OH के जगह NH2 होता है एंड देन आपने उसको उसके साथ रिएक्ट करवा दिया होता तो आप सेम चीज हाइड्रोलिसिस ही करते। कॉपी कर लिया? इसी के साथ साथ एक और भी ऐसा रिएक्शन है विच इज इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो यूजफुल। अगर आपके पास फेनॉल है, ओके, एंड इफ आई डू सल्फोनेशन, ओके, if I do concentrated H2SO4 at 25 degrees Celsius, okay, this is low temperature, and if I do sulfonation, okay, at 125 degrees Celsius, this is important here, लोअर टेम्परेचर पे मुझे प्रोडक्ट मिलता है ये वाला, दैट इज ऑर्थो, ओके, ऑर्थो प्रोडक्ट जो है वो आपका मेजर होता है एंड हायर टेम्परेचर पे पैरा प्रोडक्ट आपका मेजर, ओके, पैरा इज मेजर, ओके, हियर ऑर्थो इज मेजर। दिस इज केसीपी, और मैं आपको मेथड बताता था, केसीपी इज काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिकली controlled product, okay, and this is TCP or thermodynamically controlled product. आपको याद रखना है कि लोअर टेम्परेचर पे इट्स ऑलवेज KCP मेजर, ओके, एंड हायर टेम्परेचर पे it is always TCP, that is major, TCP. यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, नहीं एक सेकेंड, मोर स्टेबल इंटरमीडिएट, नहीं आई डोंट, यहाँ तक अभी किसका, KCP का, क्योंकि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। श्योर, कि मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका। मोर स्टेबल, आप लोग एक बार अपने नोट्स चेक कर लेना,
more stable intermediate, because I think we have done this in 1 2 and 1 4 addition. More stable intermediate. Okay, यहाँ पे आपका आता है more stable product. देख लो. But I will still recommend आप एक बार इसको check कर लें. Just check this once. आगे बढ़े या चलो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में करते हैं. ठीक है, चलो आज के लिए हमने इतना काफी कर लिया. Okay, so this was Scotman-Bowman reaction. After this, we will continue in the extra class. Okay, again you have class at 2:45. So that's it for today then.